हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रेस्ट ऑफ जुडाइज पढ़ लिया था। ठीक है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक दिन में दो दो लेक्चर भी कोशिश करता हूँ कि डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं यार आप लोगों को। अब आपकी उम्मीदें भी हमसे बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है कि नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिए ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो सेक्शन 10-11 लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया करिए कि क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पॉज करके और सोचिएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। मैंने सेक्शन 1 पढ़ लिया है, 2 पढ़ लिया है, 3 पढ़ लिया। 2 में क्या क्या पढ़ लिया है सारे याद होने चाहिए 20 तक। ठीक है, फिर 3 में क्या था, 4 में क्या था, 5 में क्या था, 6 में पढ़ लिया है, 7 और 8 ऐसे ही देख लिया है, 9 में मालूम है, 10 में मालूम है, 11 में मालूम है। उसके बाद में हमने 15 पढ़ा है, 15 से 21 ए तक। उसके हमने 22 पढ़ा है, 23 पढ़ा है, 24 पढ़ा है, 25 पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ध्यान कर लीजिएगा पूरा का हमने किस में क्या क्या था, जिससे साथ साथ याद भी होता जाए। ठीक है, याद भी चलता जाएगा, ऐसे ही याद होता जाएगा। जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में 8-10 बार रिवाइज मारना होता है, सब चीजें बैठ जाती हैं। भरोसा रखिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। चलो, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फॉरेन जजमेंट। कोई भी दिक्कत हो रही हो, करे मतलब साउंड को लेके कुछ भी, थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा कम हो जाता है। बहुत से लोग व्हाट्सएप करते हैं कि भैया बात करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है। कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। बड़ा हल्का चल रहा है ये तो, नया मार्कर है फिर भी दिख रहा है, दिख तो रहा है। हाँ, तो आप कौन सा है, हम लोग को पढ़ना है फॉरेन जजमेंट। देखो, अगर आपने सेक्शन 2 जब पढ़ाया था तो ध्यान दिया हो, उसमें मैंने 2 सेक्शन पढ़ाए थे कि फॉरेन जजमेंट क्या होगा। ठीक है, तो फॉरेन जजमेंट दिया हुआ था सेक्शन 2 के 6 में है। फॉरेन जजमेंट कौन सा होगा, जजमेंट, वो जजमेंट जो गिवन बाय फॉरेन कोर्ट। और फॉरेन कोर्ट कहाँ दिया हुआ था, 2 के 5 में। कि फॉरेन कोर्ट क्या, कौन सी होगी, कौन सी मानी जाएगी। ठीक, ये दोनों चीजें भी ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से मुझे सेक्शन पढ़ने होंगे, इसमें भाई 2 का 5, 2 का 6, 13 और 14, बस। ठीक है, एक आध और पढ़ने होंगे, वो बताऊंगा क्यों पढ़ने। देखो क्या होता है ना, पहले फॉरेन कोड देख लें। फॉरेन कोड क्या है, देखो खोलिए सेक्शन 2 का 5 खोलिए। 2 का 5 क्या बोलता है, फॉरेन जजमेंट कौन से। 2 का 6 ये बोलता है फॉरेन जजमेंट कौन से होंगे, वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट द्वारा दिए गए हों। तो फॉरेन कोर्ट कौन सी है, फॉरेन कोर्ट वो है जो इंडिया से बाहर हो, और वो सारी कोर्ट है जो इंडिया से बाहर भी हैं और नॉट कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी फॉरेन कोर्ट हैं। पढ़ो, फॉरेन कोर्ट मींस ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कौन सी, कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। दूसरा, कोर्ट नॉट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं, कुछ और टर्म इस्तेमाल किया गया होगा, एस्टेब्लिश एंड कंटिन्यूड। अब देखो मुझे क्यों पता चला कि कंट्रोल क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसलिए कंट्रोल टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय, अगर कंट्रोल लिख देता तो लोग यही समझते कि भैया कोर्ट भी मोदी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर एक आध जजमेंट में आपको ऐसा लगता भी है, कभी इंटरव्यू में कभी पूछ दिया जाए, ठीक है, कि मान लो कि अयोध्या जजमेंट को लेके ऐसा लगता है कि जो है गवर्नमेंट का इम्पैक्ट रहा है उस जजमेंट पे, ठीक है, या कोई और जजमेंट ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, या 370 को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया था कि भाई इसको क्या है, ये सही से हटाया कि नहीं हटाया, ऑन दी
अंडर द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे कोई जजमेंट देख के अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ कि इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन आप कभी इंटरव्यू में बोल नहीं सकते। इंटरव्यू में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि आपको क्या लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट पे गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई कंट्रोल होता है? आप कह सकते हैं नहीं, चाहे आपको लगता भी हो फिर भी आपको ना ही बोलना, ठीक है। कोर्ट नॉट एस्टेब्लिश्ड और काउंटी by the authority of central government। अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो फॉरेन कोर्ट कौन कौन सी होगी? फॉरेन जजमेंट वो होगा जो फॉरेन कोर्ट द्वारा दिया गया हो। फॉरेन कोर्ट वो होगी जो कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, या कोर्ट नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने बताया भी था उस समय जब सेक्शन 2 पढ़ा रहा था, ठीक। चलिए अब क्या होता है ना, सेक्शन 13 पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए। क्या बात? कि देखो जनरल रूल ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट जो है फॉरेन कोर्ट द्वारा सॉल्व किया गया है, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट, मान लो कोई डिस्प्यूट था, क्या डिस्प्यूट था? इसके बीच में और इसके बीच में, जो कि डिसाइड किया गया है अमेरिकन कोर्ट द्वारा, ठीक है, अमेरिकन कोर्ट द्वारा। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जो होना है, एग्जीक्यूशन का मतलब है इसका एग्जीक्यूशन जो होना है वो इंडिया में होना है, ठीक। तो अगर इसको डिसाइड कर दिया गया अमेरिकन कोर्ट द्वारा तो क्या होगा, फिर इसको दोबारा ही यहाँ पर ट्रायल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इंडियन कोर्ट भी उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई कर देगी, ठीक है। रेस जुडिकेटा क्या था कि वंस ए डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, वंस ए डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट between the same parties on the same subject of matter on the basis of the same title, then नया ट्रायल चालू नहीं किया जाएगा, समझे कि नहीं। तो जो है क्या होगा, अगर अमेरिकन कोर्ट ने, मान लो अब रेस जुडिकेटा कैसे अप्लाई हो जाएगा, अमेरिकन कोर्ट ने कोई एक डिस्प्यूट जो है दो पार्टी के बीच में ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, ठीक। अब वो इंडियन कोर्ट उसे दोबारा क्यों ट्रायल चालू करेगी, वो उसी को ही मान लेगी, है कि नहीं, कंक्लूसिव मान लेगी। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दोबारा हमें अब उस पर कोई बहस करनी नहीं है, ठीक। दोबारा हमें उसके एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कोई भी कंट्री के कोर्ट हो, कुछ भी हो, सब लोग जो है उनका काम क्या होता है, कोर्ट का जस्टिस देना, ठीक है। ये बात इन्हें भी मालूम है कि अगर कोर्ट ने वहां पर डिसीजन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला जनरल रूल ये है कि अगर कोई भी फॉरेन जजमेंट पास होता है फॉरेन कोर्ट द्वारा तो उसे इंडियन कोर्ट भी मानती है, ठीक, समझेगा। इंडियन कोर्ट भी बाउंड नहीं है। अरे ये सिर्फ पार्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल इन जनरल मत मानिएगा। इन जनरल का मतलब कोई ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट किसी फॉरेन कोर्ट द्वारा कोई जजमेंट दिया गया उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड होगी ना, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बिटवीन द पार्टीज अगर कोई है, ठीक है, समझे कि नहीं। ये क्वेश्चन भी आया था छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है 2021 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो सेक्शन 13 में जो जजमेंट पास होता है, फॉरेन कोर्ट की जो बात की गई है, फॉरेन जजमेंट की जो बात की गई है, वो किस पे होता है, राइट इन रेम होगा कि राइट इन पर्सोनेम होगा, ठीक है, या बोथ होंगे। तो इसका आंसर था राइट इन पर्सोनेम, ठीक, क्योंकि बिटवीन दी पार्टीज की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब पे अप्लाई होगा ना भाई, सिर्फ जिसके बीच में डिस्प्यूट सॉल्व किया गया है। रेस जुडिकेटा कब अप्लाई होता था, समझ में आ रही कि नहीं बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। रेस जुडिकेटा बिटवीन द सेम पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव पे ही अप्लाई होता था। तो सेम केस इसी में ही है। अगर इन दोनों के बीच में अमेरिकन कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया किसी एक डिस्प्यूट लेके, उसी सेम डिस्प्यूट को लेके अब इंडियन कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा बाय द सेम पार्टीज, समझे कि नहीं। चलो क्या समझ में आई कि नहीं। तो जनरल रूल क्या है कि अगर फॉरेन कोर्ट द्वारा कोई जजमेंट पास किया गया है बिटवीन द सेम पार्टीज तो वो इंडियन कोर्ट भी मान लेगी। क्यों हम दोबारा उसे एंटरटेन करें, क्यों दोबारा ट्रायल करें। उन्होंने भी तो नेचुरल लॉ को ध्यान में देते हुए, उन्होंने भी तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, उन्होंने भी तो इंटरनेशनल लॉ का ध्यान में देते हुए जजमेंट दिया होगा, है कि नहीं। अगर उन्होंने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट नहीं दिया तो हम उसे कंक्लूसिव नहीं मानेंगे,
समझे कि नहीं? सेक्शन 13 यही बोलता है कि कब हम किसी फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानेंगे, सेक्शन 13 ये बताता है। तो इसके मतलब जनरल रूल क्या हो गया कि वैसे तो हम उसे कंक्लूसिव मानते हैं कि अगर फॉरेन कोर्ट द्वारा कोई जजमेंट दिया गया है किसी पार्टीज के बीच में तो वो कंक्लूसिव है, लेकिन कब हम उसे कंक्लूसिव नहीं मानेंगे ये बताता है सेक्शन 13। तो कब नहीं मानेंगे? अगर क्या होगा, अगर उसने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केस, अगर मेरिट ऑफ द केस के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया। मेरिट ऑफ द केस क्या होता है कि दोनों उस एविडेंस जो लिए गए हैं, जो एविडेंस लिए गए उनके हिसाब से हमने जजमेंट दिया है, या क्या क्या चीज को उन्होंने, अगर कहने का मतलब है किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। पहली बात तो जजमेंट ऑन द मेरिट ऑफ द केस होना चाहिए। दूसरा, नॉट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए उस जजमेंट को देते समय। तीसरा, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ, अगर कोई इंडियन लॉ को भी ना वायलेट कर रहा हो वो जजमेंट, ठीक है। अगर इंडिया में लॉ अलग है उसके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर वो नहीं मानेंगे, हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे उसे। और क्या है, नॉट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, फ्रॉड द्वारा ना लिया गया हो। और क्या है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस को उन्होंने फॉलो किया हो, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल आपको मालूम है, वही कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ठीक है, यही सब चीजें। और क्या है, और भी कुछ है, एक और है शायद, कितने हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा हो। अब वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा क्या मतलब है, यहाँ पर मान लो कि ये पार्टीज है इंग्लैंड की एक, ठीक है, एक है इंडिया की, तो यहाँ पर अमेरिकन कोर्ट के पास जुरिडिक्शन कहां से आ गया केस डिसाइड करने का, या तो इंग्लैंड में डिसाइड होता या इंडिया में डिसाइड होता, ठीक है। अमेरिकन कोर्ट कहां से आ गई, तो जो फॉरेन कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट भी हो उसको डिसाइड करने के लिए, उसके पास जुरिडिक्शन हो। आप किस बेसिस पे केस डिसाइड कर रहे हैं, अगर आपको जो जुरिडिक्शन था तो आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम उसे कंक्लूसिव मानेंगे। जुरिडिक्शन ही आपके पास नहीं था, आपने डिसाइड कर दिया तो हम थोड़े मानेंगे, है कि नहीं। तो क्या होता है कि अगर ये पॉइंट अगर ये सारे पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं, या इनका वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, या इनका वॉल्यूशन हो रहा है, तो हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। अगर ये सारे पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं, इनका वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव मानेंगे और उसको इंडिया में रेस जुडिकेटा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। रेस जुडिकेटा अप्लाई होने से क्या होगा, कोई भी पार्टी उसे दोबारा वहां पे दोबारा जो है इंडिया में उसे केस फाइल नहीं कर पाएगी सेम सब्जेक्ट मैटर पे बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक। समझ में आई बात नहीं? अरे आ गई होगी भाई, सिंपल ही है, इसमें है ही क्या, कॉम्प्लिकेटेड तो मैंने कर दिया उसमें और सब चीजें घुसेड़ के। अरे सिंपल ही है, इसमें है ही क्या, समझे? सबसे पहले हमने क्या समझा कि फॉरेन जजमेंट कौन सा होगा, वो सारे जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट द्वारा दिए गए हों। फॉरेन कोर्ट कौन सी होती हैं, वो सारी कोर्ट है, या तो वो कोर्ट नॉट सिचुएटेड विद इन इंडिया, या तो इंडिया में वो नहीं है। दूसरी, कोर्ट नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय और कंटिन्यूड बाय दी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। तो वो सारी कोर्ट है फॉरेन कोर्ट हो गई। जनरल रूल हमारा ये है कि हम फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को हम कंक्लूसिव मानते हैं। कंक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में होना है तो हम उसका एग्जीक्यूशन भी कर देंगे। कंक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर एक बार फॉरेन कोर्ट ने वो कोई डिस्प्यूट अगर डिसाइड कर दिया बिटवीन द सेम पार्टीज तो उसका दोबारा इंडिया में ट्रायल नहीं होगा, ठीक। लेकिन सेक्शन 13 ये बताता है कि कब हम उसको कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, जब उन्होंने इन पॉइंट के बेसिस पे इनमें से कोई एक पॉइंट अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा। क्या, अगर ऑन द मेरिट ऑफ द केस डिसाइड नहीं है, या इन्होंने जजमेंट देते समय वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया है, जो इंटरनेशनल लॉन्स हैं उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया है, या वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ अगर किया है तो फिर हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। या वो जजमेंट फ्रॉड द्वारा लिया गया है, ठीक है, किसी एक पार्टी ने फ्रॉड करके अमेरिकन कोर्ट को जो है वो बना दिया, क्या बना दिया, टोपा बना दिया इनका, ठीक है। तो इसलिए जो है नहीं हो पाया फ्रॉड के थ्रू। और फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर इन्होंने फॉलो नेचुरल जस्टिस को प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, ठीक है, वो आपको मालूम ही है क्या कि दोनों पार्टीज को जो है
इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, वो सारी चीजें। और कंप्टेंट कोर्ट द्वारा, जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है वो कंप्टेंट कोर्ट होना चाहिए, कहने का मतलब है उनके पास जुडिक्शन होना चाहिए। ठीक, चलो पढ़ते हैं अब क्या दिया हुआ है इसमें, ये भी देख लें। चलो भाई, सेक्शन 13। अरे यार, सेक्शन 12 भी रह गया। क्या बोलता है? 12 ही बोलता है, बार टू फर्दर सूट्स, ठीक, कि अगर सेक्शन 12, 11 और 12 क्या बोलता था? 10 और 11, 10 और 11 मालूम है आपको क्या बोलता है, ठीक है। 12 पे चीजें बात करो, बार बार पीछे जाएंगे तो फिर कैसे होगा आगे। सेक्शन ये जो है 12 ये बोलता है कि अगर रूल्स में भी, अगर अंदर ऑर्डर के अंदर जो रूल्स हैं, अगर वहां पर भी जितने भी रूल्स है, 51 ऑर्डर है उसके अंदर जितने भी रूल्स हैं, अगर कहीं पर भी ये मना किया गया है कि अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स को, इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्दर सूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो कोई नहीं रोक सकता। अरे यार, मुझे अगर अगर कोई मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो मैं अगर केस इंस्टीट्यूट करना चाहता हूं तो मुझे किसी की परमिशन थोड़े लेने पड़ेगी, परमिशन लेने पड़ेगी। कोई मेरे घर पे कब्जा कर रहा है, मुझे केस करना है, तो मैं पहले अथॉरिटी से परमिशन थोड़े लूंगा कोर्ट से कि माय लॉर्ड मैं क्या केस कर सकता हूँ कि नहीं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आपका राइट है भाई। आप अगर कोई अगर आपका वॉयलेशन हो रहा है आपके राइट्स का, तो आप तुरंत ही केस फाइल कर सकते हो, उसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसमें क्या बोला गया सेक्शन 12 में कि अगर अंदर कहीं रूल्स में, ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स हैं उसमें कहीं पे भी अगर मना किया गया है कि आप जो है, अगर कोई कहीं पे मना किया गया कि आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्दर सूट्स, तो फिर ये माना जाएगा कि आप नहीं कर सकते। ठीक, पढ़ अभी समझ में आ जाएगा क्या है। बार टू फर्दर सूट वेयर ए प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स, रूल्स पे लाइन कर लीजिए, बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब क्या है, अब हमें सेक्शन 13 पढ़ो। पढ़ो भाई, रीड मारो। समझा तो मैंने, यही है, अब रीड मारो, एकदम मक्खन तरह समझ में आता रहेगा। When foreign judgment not conclusive, कि कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगे। कंक्लूसिव माने जाने का मतलब यह है कि भाई हाँ, अब वो कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो वहां पर डिसाइड हो चुका है, इंडियन कोर्ट में ट्रायल करके उस पर दोबारा उसको एंटरटेन नहीं किया जाए, दोबारा कोई बहस चालू नहीं की जाएगी उस पर। ठीक, तो ये व्हेन फॉरेन कोर्ट नॉट कंक्लूसिव, अब कब कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगे ये 13 बताता है। पढ़ो, ए फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। ठीक, ये जनरल रूल इन्होंने ऊपर लिख दिया, क्या है, ए फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयरबाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल एक्सेप्ट, पहला, वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, हम लोग सबसे लास्ट में लिखा। ठीक, ये 6 ग्राउंड वो बता रहा है जब वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। पहला, कि कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड ना किया गया। दूसरा, वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। दूसरा, कि जजमेंट जो दिया गया है वो मेरिट ऑफ द केस पे नहीं दिया गया। मेरिट ऑफ द केस का मतलब क्या है कि भाई आपने जिस हिसाब से एविडेंस मिले, अवेलेबल हुए, दोनों पार्टीज ने आपको दिए, उसके हिसाब से जजमेंट दिया जाता है ना, ऑन द मेरिट ऑफ द केस, तो उस पे नहीं दिया गया। तीसरा, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, या तो देखने से ही ये पता चलता है कि इन लोगों ने इंटरनेशनल लॉ का सही से वो नहीं लिया है, उसको इनकरेक्ट व्यू ले लिया है। ठीक है, कहना कुछ और चाहता है इंटरनेशनल लॉ, आपने अप्लाई कुछ और किया है। और ए रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया इन केसेस इन विच सच लॉ इज एप्लीकेबल, या जहां पे उस पे इंडियन लॉ जो था उस पे आपने रिफ्यूज कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से। तीसरा, चौथा, वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन वेयर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। ठीक, कि नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन करते हुए आपने जजमेंट दिया। पांचवा, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, कि कोर्ट के सामने फ्रॉड करके आपने जजमेंट लिया। आखिरी, वेयर इट्स सस्टेन्ड ए क्लेम फाउंडेड ऑन ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ
इन फोर्स इन इंडिया, या आपने किसी इंडियन लॉ को ब्रीच करते हुए उसको जजमेंट को दिया है फॉरेन कोर्ट ने। ठीक, इतना समझ आई, आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये है, ये भी लिख लीजिए 10, लिखिए 10 सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट ए फॉरेन जजमेंट में ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा एक्सेप्ट इन दी 6 केसेस, जो एक्सप्लेनेशन जो इसमें है, जो सेक्शन 13 के ए से एफ तक, ठीक है, इनको छोड़ के सब में उस पे फॉरेन जजमेंट पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। ठीक, चलो अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम समझो। ठीक, समझाने के लिए एक प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। अबे क्या परमानेंट मार्कर दे दिया क्या? देखो अब क्या हुआ था, दो पार्टीज थी, ठीक है, कंपनी के बीच में बहुत अप्लाई हो जाता है। देखो दो पार्टीज थी, एक ये है एक ये है। ठीक, इन दोनों ने मिलके, ये है मान लो इंग्लैंड की, ठीक, ये है इंडिया की। इन दोनों, ये दो कंपनियां हैं, मान लो दो लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज के हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कहाँ हुआ साइन? इंडिया में। ठीक, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि अब सारा कॉन्ट्रैक्ट में बना कि वहाँ ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, ये है वो है। अब वो क्या हुआ, अगर कोई वॉयलेशन आता है तो फिर देखा जाएगा। तो अब क्या हुआ, इन लोग के बीच में कोई ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने इंग्लैंड कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कहाँ कर दिया? इंग्लैंड कोर्ट में। इंग्लैंड कोर्ट ने जजमेंट भी पास कर दिया उसके बेसिस पे। तो क्या ये कंक्लूसिव माना जाएगा? बताइए, दोनों में से एक पार्टी तो इंग्लैंड की है, तो इंग्लैंड कोर्ट ने उसी बेसिस पे जो है जजमेंट दे दिया। तो क्या कंक्लूसिव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, क्या कहता है, कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, केस फाइल वहीं पे होगा। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है जहां पे प्लेस, जिस कंट्री में, जिस जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसी कंट्री के पास जुरिडिक्शन होगी उसको ट्राई करने की। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया है, इस वजह से इनका जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। समझे कि नहीं? लिख लो इधर। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन इंडिया, if contract is made in India and the suit filed in England and the England court apply the England law for disposing the suit, the judgment of the England court is not conclusive because it is general principle of private international law that in case of contract the law of place of contract made apply। ठीक, चलो एक केस था सत्या वर्सेस तेजा सिंह, लिख लीजिए क्या था केस का नाम है, सत्या वर्सेस तेजा सिंह। जो आपको मेंस में लिखने होंगे आंसर, उनके मैं केसेस लिखवाता हूँ और चाहता हूँ कि आप सही फॉर्मेट में आंसर भी लिखो। ठीक है, इसी फॉर्मेट में ही आंसर लिखना, मेंस में आता है ये। ठीक, ऐसे ही पहले 2 का 5 लिखिए, 2 का 6 लिखिएगा फॉरेन जजमेंट क्या होता है, फिर 2 का 5 लिखिएगा फॉरेन कोर्ट क्या होता है, फिर सेक्शन 13 डालिएगा। ठीक है, व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, ये हेडिंग हो गई आपकी। ठीक, उसके बाद में फिर एक इलस्ट्रेशन डालिएगा, ये वाला जो मैंने लिखवाया, उसके बाद में केस डालिएगा सत्या वर्सेस तेजा सिंह। इसमें क्या होता है, इसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक होता है अमेरिका का, हस्बैंड होता है अमेरिका का, मतलब
अमेरिका का नहीं, वो होता तो दोनों इंडिया में ही है, ठीक है, इंडिया में, इंडिया के ही दोनों होते हैं, दोनों इंडिया के होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है, दोनों इंडियन है, शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। एक आदमी उसमें जो हस्बैंड होता है वो फर्जी सिटीजनशिप दिखा के, अमेरिकन सिटीजनशिप दिखा के वो ले लेता है, क्या ले लेता है, डाइवोर्स ले लेता है वाइफ के साथ, ठीक। और फिर वो वाइफ जब इंडिया आ जाती है तो वो इंडिया में केस फाइल करती है, तो हस्बैंड बोलता है कि इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, अमेरिकन कोर्ट द्वारा ऑलरेडी डाइवोर्स दे दिया गया है। कोर्ट ने कहा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने फ्रॉड के थ्रू जजमेंट लिया है, ठीक है, आप अमेरिकन सिटीजन हो ही नहीं, आपके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है ही नहीं, फर्जी आपने डॉक्यूमेंट्स होगा दिए वहां पे, समझे नहीं, तो इसलिए केस फाइल हो जाएगा, ठीक। चलो, अब इसमें एक बात ये आती है कि एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट, कि मान लो अब ये हो गया, ठीक, अब मान लो इसमें ये था इंग्लैंड कोर्ट, अगर मान लो वो जजमेंट सही होता, ठीक, जजमेंट तो सही है, अब ये इंडिया के इंडियन कंपनी उसके अगेंस्ट में पास हुआ है, इसके अगेंस्ट में पास हुआ है, क्या हुआ कि भैया इन्हें 5 लाख रुपए पेनल्टी इनके ऊपर की जाए, या इनसे 5 लाख रुपए जो इंग्लैंड का रहने वाला उसको दिया जाए। तो अब ये क्या इंग्लैंड कोर्ट ले लेगी क्या? इससे नहीं ले लेगी, क्यों? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी तो इंडिया में है, तो एग्जीक्यूशन इसका कैसे होगा? ये जो है इंडियन कोर्ट में अप्लाई करेगा, इंडियन कोर्ट में इसकी इस जजमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन के लिए तो आपको इंडिया ही आना पड़ेगा, है कि नहीं? उसकी प्रॉपर्टी तो इंडिया में ही है, मान लो 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, कुछ भी कंपनसेशन है, उसका एग्जीक्यूशन इंडियन कोर्ट में ही तो हो पाएगा। अमेरिकन कोर्ट थोड़े फोर्स बेच के उसकी प्रॉपर्टी जो नीलाम करवा के पैसा दे देगी, नहीं दे पाएगी, कैसे देगी? तो इसलिए इसका इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट जो है 2 तरीके से हो सकता है। हेडिंग डालिएगा इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। पहला, बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि आप केस फाइल करें बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट फॉर क्लेमिंग द रिलीफ, इंस्टीट्यूशन फॉर सच फॉरेन जजमेंट, जजमेंट लिखा ही है, फॉर क्लेमिंग द रिलीफ, जो फॉरेन जजमेंट में रिलीफ दी गई है ना, उसके लिए आप सूट फाइल कर दें, रिलीफ, ठीक है। या तो आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सीधे केस फाइल करें कि भैया ऐसा है कि जो हमें अमेरिकन कोर्ट ने जो हमें रिलीफ दी है उसका यहाँ पर एग्जीक्यूशन करवाया जाए, ठीक। ये हो जाएगा आपका, इसका टाइम पीरियड भी होता है 3 इयर्स, 3 साल के अंदर करना होगा, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड में। दूसरा क्या, बाय एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, सीधे एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है, बाय एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? 44A के थ्रू, सेक्शन 44A के अंडर 44 और 44 ये दोनों ही अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, 44A, ठीक, लिख लो। बाय, पहला तो बाय इंस्टीट्यूटिंग ए सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट फॉर क्लेमिंग द रिलीफ ग्रांटेड बाय द फॉरेन जजमेंट, ठीक। दूसरा, बाय प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस ओनली, लेकिन इसके साथ ये है कि डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आप कुछ ही केसेस में डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके एग्जीक्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे 21 उसमें मालूम पड़ेगा, ऑर्डर 21, ठीक। कुछ ही केसेस के लिए आप एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, वैसे आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के थ्रू ही देखना पड़ेगा, ठीक। 44A क्या बोलता है? 44A साफ साफ ये बोलता है कि बिल्कुल वैसे ही फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को भी ऐसे ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा जैसे इंडियन कोर्ट द्वारा वो जजमेंट पास किया गया हो, बस, ठीक है, इतनी सी बात बोल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या पूछा जाता है, प्री में जैसे कि छत्तीसगढ़ में यही क्वेश्चन आ गया था कि ये क्या राइट इन रैम होता है कि राइट इन पर्सोनम होता है, तो राइट इन पर्सोनम होता है। दूसरा, प्री में ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट्स आ रहे हैं कि किस किस के वॉयलेशन पे कौन कौन से पॉइंट है जब वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। क्या है? सबसे पहले कंपिटेंट कोर्ट नहीं है, वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, वॉयलेशन ऑफ इंडियन लॉ है, नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, और क्या था, चालू है, फ्रॉड के द्वारा लिया गया है, मेरिट पे नहीं देखा गया है, बस यही पॉइंट है, तो अभी से ही याद हो जाते हैं, है कि नहीं। चलो, और तो कुछ इसमें आता नहीं। 14 और देख लेते हैं, 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। The court shall presume upon the production of any document purporting to be certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction, ठीक है। अब क्या है कि presumption of foreign judgment ठीक है कि नहीं है,
ऐसे मानेंगे। अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी फॉलोइंग जजमेंट की मेरे सामने कोर्ट के सामने पेश करेगा तो कोर्ट उसको ये माने कि हाँ ये ठीक है, मान लेगी, अनलेस एंड अनटिल आप उसे प्रूफ ना कर दें। इसमें सेल लगा हुआ है इसलिए कोर्ट भी बाउंड है। अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की आपके सामने पेश कर रहा है कि माय लॉर्ड हम दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो फॉरेन कोर्ट द्वारा ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है, तो कोर्ट उसे मान लेगी, अनलेस एंड अनटिल आप उसे डिस्प्रूव ना कर दें। कोर्ट तो मान ही लेगी, आप डिस्प्रूव उसे कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो आप कह दो कि माय लॉर्ड जिस कोर्ट की ये बात कर रहे उसके पास जुडिक्शन ही नहीं था, हम इंग्लैंड के हैं, ये इंडिया का है, डिस्प्यूट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ इंडिया में, अमेरिकन कोर्ट ने कैसे डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया, तो कोर्ट समझ जाएगी हाँ जुडिक्शन नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ऐसा अगर आप कुछ प्रूफ कर देते हैं तो उसका प्रिजम्पशन कोर्ट छोड़ देगी, वरना कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करके चलेगी भैया सही है, ठीक। बस इतनी सी बात है। और कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। और कुछ नहीं है, सब सही है, ठीक है। थैंक यू।